बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हम बेसिस मैथमेटिक्स चैप्टर 4 फंक्शंस एंड देयर ग्राफ्स का लास्ट टॉपिक कवर करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन की 4 कंडीशंस जो थी वो चारों कवर की थी, और उससे पिछले वीडियो में हमने डिस्टेंस और स्लोप और लीनियर फंक्शन कवर किया था। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे क्वाड्रेटिक फंक्शन की। क्वाड्रेटिक फंक्शन, क्वाड्रेटिक फंक्शन जो है ये बेसिकली क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होती है हमारे पास ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, ये होती है हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन। लेकिन जब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है इसको हम फंक्शन बनाते हैं तो इसको हम इक्वल टू 0 के बजाय हम किसके इक्वल ले लेते हैं, y, क्योंकि इसमें x और y हमारे पास दो वेरिएबल हैं और y हम कहते हैं कि डिपेंड कर रहा है x के ऊपर। तो ये हमारी इक्वेशन हो जाती है y इज इक्वल टू ax² प्लस bx प्लस c। तो अब यहाँ पे इक्वल टू 0 ख़त्म हो जाएगा। जब इक्वल टू 0 होता है तो इसको हम कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। लेकिन जब इसको हम y के इक्वल ले लेंगे तो ये बन जाएगा फंक्शन, क्वाड्रेटिक फंक्शन। ठीक है, क्वाड्रेटिक फंक्शन जो है इसमें हमारे पास जो वेरिएबल x है उसका सीक्वेंस इस तरीके से होता है कि x की जो सबसे हाईएस्ट पावर होती है वो 2 होती है। ठीक है, और उसके बाद उसकी पावर कम होती चली जाती है। तो यहाँ पर पहली वैल्यू में इसमें 3 टर्म्स होती हैं, 1 2 3 टर्म्स होती हैं। पहली उसमें अगर ये एग्ज़ाम में आता है कि आगे पीछे करके देते हैं, पहले x लिख दें, x² बाद में लिख दें, तो हमें इसको अरेंज करना होता है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, स्क्वायर वाली वैल्यू पहले लिखेंगे x की, फिर उसके बाद x की पावर 1 वाली वैल्यू, यहाँ पे x की पावर 2, यहाँ पे x की पावर 1, और यहाँ पर क्योंकि x नहीं है इसका मतलब यहाँ पे x की पावर क्या है, 0, तभी x यहाँ पे हमें दिखाई नहीं दे रहा। x की पावर 0 का मतलब होता है 1, तो इसलिए यहाँ पे हम इसको मेंशन नहीं करते। तो x की पावर 2, x की पावर 1, x की पावर 0, x की पावर 0 लिखते नहीं है, तो ये बन जाता है ax² प्लस bx प्लस c। ठीक है, ये हमारा जब इक्वल टू हो जाएगा y के किसी डिपेंडेंट वेरिएबल के, यानी कि y की वैल्यू जो है वो डिपेंड कर रही होगी x की वैल्यू के ऊपर। जैसे जैसे x की वैल्यू चेंज होगी, x इंडिपेंडेंट वेरिएबल उसकी वैल्यू चेंज होगी, तो उसकी वजह से y की वैल्यू भी ऑटोमेटिकली जो है वो उसमें चेंज आ जाएगा। तो y की वैल्यू डिपेंड कर रही है x के चेंज होने पर, इसलिए y क्या कहलाएगा, डिपेंडेंट वेरिएबल, और x कहलाता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इससे पिछले स्ट्रेट लाइन में हमने कहा था कि जब भी स्ट्रेट लाइन हमारी दो पॉइंट्स को ज्वाइन करके बनती है तो उस स्ट्रेट लाइन जब हम ग्राफ में प्लॉट की थी तो हमने कहा था कि हमेशा स्ट्रेट लाइन की जो इक्वेशन होती है वो लीनियर इक्वेशन होती है। लेकिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होती है या क्वाड्रेटिक फंक्शन जो होता है ये लीनियर नहीं होता। लीनियर के लिए हमने कंडीशन क्या पढ़ी थी कि हमारे जो वेरिएबल होता है उसकी पावर कितनी होती है कि 1 होती है। लेकिन यहाँ पे पावर कितनी हो गई है, x की पावर 2 हो गई है। तो अब ये एक लीनियर इक्वेशन है, जब पावर 2 आ जाए फिर और 3 टर्म हो फिर 1 और 0 हो जाए तो ये क्या कहलाती है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन, या और y की इक्वल है तो क्वाड्रेटिक फंक्शन कहलाता है। तो क्वाड्रेटिक फंक्शन, लीनियर फंक्शन का जब हम ग्राफ बनाते हैं तो स्ट्रेट लाइन, और क्वाड्रेटिक फंक्शन का जो हम ग्राफ बनाते हैं तो उसको क्या कहते हैं, द ग्राफ ऑफ द क्वाड्रेटिक फंक्शन। जब इसका ग्राफ बनाते हैं जो ग्राफ बनता है वो स्ट्रेट लाइन नहीं बनती, बल्कि वो क्या बनता है, इसको हम कहते हैं पैराबोला। ठीक है, क्वाड्रेटिक फंक्शन का जब भी हम ग्राफ बनाते हैं तो उस ग्राफ को हम कहते हैं पैराबोला। लीनियर फंक्शन का जब हम ग्राफ बनाते हैं तो वो बनती है स्ट्रेट लाइन। ठीक है, लीनियर की पहचान क्या होती है कि उसमें जो पावर होती है x की या y की वो कितनी होती है, 1 होती है। 1 से ज़्यादा नहीं हो सकती और कोई पावर नहीं हो सकती, सिर्फ 1 होगी तो वो लीनियर फंक्शन होता है। फिर क्वाड्रेटिक फंक्शन में पावर होती है 2, हाईएस्ट पावर 2 होती है, फिर x और फिर 0। तो इसलिए क्योंकि इसमें हाईएस्ट पावर 2 होती है तो इसको हम सेकंड डिग्री
इक्वेशन भी कहते हैं। सेकंड डिग्री का मतलब पावर इसकी 2 हो गई। फर्स्ट डिग्री इक्वेशन वो जिसमें पावर हमारी 1 थी, यानी लीनियर इक्वेशन, इसको हम फर्स्ट डिग्री इक्वेशन कहेंगे। जब पावर यहाँ पे हाईएस्ट 2 आ गई तो ये सेकंड डिग्री इक्वेशन कहलाएगी। इस तरीके से अगर पावर मैक्सिमम पावर 3 हो जाए तो थर्ड डिग्री इक्वेशन, और 4 हो जाए तो फोर्थ डिग्री इक्वेशन कहलाती है। लेकिन हमारे यहाँ पे बस अभी इस वक्त कोर्स में जो इंक्लूड है इसमें फर्स्ट डिग्री और सेकेंड डिग्री। तो फर्स्ट डिग्री में हमारे पास लीनियर इक्वेशन हो गई और सेकेंड डिग्री में क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई। तो अब जब ये क्वाड्रेटिक फंक्शन होता है तो इसमें ये x a b और c ये तीनों जो हैं ये क्या कहलाते हैं हमारे पास। x तो हमारा क्या हो गया, वेरिएबल हो गया। ये x जो है ये हमारा, हम क्या कह रहे हैं, वेरिएबल कह रहे हैं। और इधर जो y था ये भी हमारा वेरिएबल है। कि y कौन सा वेरिएबल है, डिपेंडेंट वेरिएबल है। और x जो है ये कहलाएगा इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अब बचे a b और c, वो ये तीनों क्या कहलाते हैं, नॉर्मली कांस्टेंट नंबर कहलाते हैं। a b और c जो है ये नंबर्स होते हैं और इनको हम कांस्टेंट कहते हैं। लेकिन जो कांस्टेंट नंबर जिसके साथ x मौजूद नहीं है इसको तो सिर्फ हम कांस्टेंट, सिंपल कांस्टेंट ही कहेंगे। ठीक है, a और b भी कांस्टेंट है, लेकिन जब कांस्टेंट जो है वो किसके साथ, वेरिएबल के साथ अटैच हो जाता है, तो कि अब इन दोनों के साथ क्या है, x अटैच हो गया। तो अब इन दोनों को हम कोफिशिएंट कहते हैं। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में a और b इस वक्त हमारे पास कांस्टेंट हैं, लेकिन क्योंकि ये x के साथ है तो ये कोफिशिएंट कहलाएंगे। और जो c जिसके साथ वेरिएबल x नहीं था उसको कांस्टेंट कहेंगे। और x और y जो है ये वेरिएबल्स होंगे। x तो हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा और y डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। तो इसमें क्योंकि y की वैल्यू डिपेंड कर रही होती है x की वैल्यू पे, इसलिए इसको हम y को डिपेंडेंट कहते हैं और x को इंडिपेंडेंट कहते हैं। और क्वाड्रेटिक फंक्शन इसलिए है क्योंकि इसमें सबसे मैक्सिमम पावर 2, फिर 1 और फिर 0, 3 टर्म्स होती हैं, और इसको हम सेकंड डिग्री इक्वेशन भी कहते हैं। ठीक है, अब इसमें हमसे जो इसका ग्राफ है, इस पर क्वेश्चन जो आता है हमारे पास, उसमें हमसे 4 चीज़ें पूछी जाती हैं। एक तो ये कि इसका ग्राफ प्लॉट करना कैसे होता है। पहली चीज़ पूछी जाती है कि प्लॉट द ग्राफ। अच्छा, ज़रूरी नहीं है चारों चीज़ें पूछी जाएँ इसमें, हिसाब से 3 चीज़ें भी पूछ सकते हैं, 2 भी चीज़ें, एग्जामिनर कुछ भी पूछ सकता है, लेकिन ये 4 टॉपिक्स हैं इस पर जो कवर हमने करने हैं। प्लॉट द ग्राफ, ठीक है। तो अभी हमने बताया जो इसका ग्राफ बनेगा वो क्या कहलाएगा, पैराबोला। दूसरी जो चीज़ हमसे पूछी जाती थी इसमें, विच वे पैराबोला ओपन्स। इसका मतलब जो पैराबोला, जो इसका ग्राफ बनेगा वो उसकी डायरेक्शन क्या होगी। ठीक है, ये भी हम बताएंगे इसकी डायरेक्शन क्या होगी। तीसरे नंबर पे जो हमसे पूछा जाता है वर्टेक्स, और वो ये क्या होता है वर्टेक्स, ये भी अभी डिस्कस करते हैं। और चौथे नंबर पे हमसे पूछा जाएगा रूट ऑफ द इक्वेशन, रूट्स ऑफ द इक्वेशन। तो ये 4 चीज़ें हमसे पूछी जाती हैं। ठीक है, किस पे, इस क्वाड्रेटिक फंक्शन के ऊपर हमसे ये 4 बातें पूछी जा रही हैं। तो इसके लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं और उस पर हम ये चारों चीज़ें जो है वो सॉल्व करते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो बता दूं कि पैराबोला का जो ग्राफ होता है वो कैसा होता है। ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पैराबोला जो है वो यू शेप होता है या इन्वर्टेड यू शेप होता है। ठीक है, या तो वो अपवर्ड ओपन होता है इस तरीके से, या फिर वो
डाउनवर्ड ओपन होगा, यानी नीचे की तरफ। तो पैराबोला या तो अपवर्ड यू शेप होगा या डाउनवर्ड इन्वर्टेड यू शेप होगा, ठीक है। तो दो किस्म के पैराबोला होते हैं। अच्छा, ये ज़रूरी नहीं है कि लाइन के नीचे बने, लाइन पर टच भी हो सकता है और ये भी कि पूरा क्रॉस करे, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, डिफरेंट वैल्यूज़ ले लेते हैं एक्स की, और उन वैल्यूज़ को जब हम प्लॉट करते हैं ग्राफ पे तो इस तरीके से हमारे पास खुद ब खुद ऑटोमेटिकली कर्व बनता चला जाएगा, ठीक है। तो पैराबोला ये कर्व है। अच्छा, ये पैराबोला ऐसे नहीं हो सकता, ऐसे नहीं हो सकता, यानी कि इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में नहीं होगा, या तो ये ऊपर की डायरेक्शन में होगा या फिर ये नीचे की डायरेक्शन में होगा। ये पैराबोला नहीं होते, ठीक है। अब इसमें तो पैराबोला तो समझ में आ गया। अब इसमें रूट ऑफ द इक्वेशन जो अभी हमारे सही वो उससे क्या, वो क्या चीज़ होती है। तो जिन पॉइंट्स पर हमारा जो पैराबोला है एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, जिन पॉइंट्स पर, ये पॉइंट्स जो हैं इनको हम क्या कहेंगे, रूट्स ऑफ द इक्वेशन। जिस पॉइंट्स पर पैराबोला एक्स एक्सिस को, वाई एक्सिस को नहीं, एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, उन पॉइंट्स को हम कहते हैं रूट ऑफ द इक्वेशन। इसमें ये थे और इसमें यहाँ ये दो पॉइंट्स। और वर्टेक्स क्या होता है, वर्टेक्स वो होता है कि द टर्निंग पॉइंट ऑफ अ पैराबोला इज कॉल्ड वर्टेक्स, यानी हर पॉइंट जहाँ पे कर्व चेंज हो रहेगा, टर्न हो रहेगा, यहाँ पे आके तो टर्न हो रहा है, फिर टर्न हो रहा है, तो हर वो पॉइंट जहाँ पर पैराबोला का कर्व चेंज हो रहा है वो पॉइंट क्या कहलाएगा, वर्टेक्स कहलाएगा। यानी ये भी वर्टेक्स है, ये भी वर्टेक्स है, तो कि यहाँ से यहाँ तक तो सीधा नज़र आ रहा है, यहाँ से कर्व हो गया, फिर और कर्व हो गया, तो हर दो पॉइंट के दरमियान हर पॉइंट पर कर्व बनता चला रहा है। कर्व नहीं होता तो स्ट्रेट लाइन बनती, लेकिन क्योंकि ये टर्न हो रहा है तो इसलिए जो टर्निंग पॉइंट होता है, जिस पॉइंट पे हमारा कर्व जो है वो टर्न हो रहा है, उस टर्निंग पॉइंट को हम क्या कहते हैं, वर्टेक्स, ठीक है। तो वर्टेक्स अगर ये है तो इस पे डेफिनेटली इस पे एक वैल्यू x की होगी और एक वैल्यू y की होगी। तो हमसे पूछा जाता है कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टेक्स की वैल्यूज़ मालूम करनी है। कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टेक्स का मतलब इसकी x वैल्यू और y की वैल्यू, क्योंकि मैंने बताया था कि इन दोनों को मिलाकर हम क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेट्स कहते हैं, ठीक है। तो ये चार चीज़ें हो गई। तो अब हमसे पूछा जाता है कि पैराबोला ओपन विद डायरेक्शन ऑफ द पैराबोला, कि पैराबोला की डायरेक्शन बतानी होती है, कि इक्वेशन फंक्शन जब देखते हैं तो उसको देखकर हमें बताना होता है कि ये पैराबोला अपवर्ड बनेगा या डाउनवर्ड बनेगा। एक तो ये बात बतानी होती है। दूसरी ये कि एक ग्राफ बनाकर, कभी कभी पूछते हैं तो ग्राफ बनाकर भी दिखाना पड़ेगा। तीसरी चीज़ है कि पूछते हैं रूट ऑफ द इक्वेशन कैलकुलेट करके दिखाएं, तो यानी कि इसका मतलब होता है कि ये इन दो वैल्यूज़ की वैल्यू हमें मालूम करनी है। रूट ऑफ द इक्वेशन में y हमेशा क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा, क्योंकि ये x एक्सिस है। तो इसमें हमारे पास जो वैल्यूज़ आएंगी वो दोनों x की वैल्यूज़ आएंगी। तो रूट्स में एक वैल्यू प्लस और एक माइनस जो साइन लगती हैगी वो इसीलिए लगती है कि दोनों वैल्यू हमारी x की आएंगी। और इसी तरीके से कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टेक्स जब हमसे पूछा जाएगा तो उसमें हम x और y दोनों की वैल्यू बताएंगे, ठीक है। तो अब इसको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं। ठीक है, एक एग्जाम्पल मैं ले लेता हूँ यहाँ पे। और एग्जाम्पल हम ले लेते हैं y इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, ठीक है। ये एक एग्जाम्पल है। अब इस पर हम वही चारों चीज़ें मालूम कर रहे हैं, ठीक है। पहले नंबर पे हम मालूम कर रहे हैं विच वे पैराबोला ओपन्स, फिर कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टेक्स, और तीसरे नंबर पे रूट्स ऑफ द इक्वेशन, और चौथे नंबर पे हम इसका ड्रॉ द पैराबोला भी कर लेते हैं, प्लॉट द ग्राफ, ठीक है। ये सारी चीज़ें हम इस पर मालूम कर लेते हैं। अब क्योंकि ये हमारी क्वाड्रेटिक फंक्शन है, क्योंकि y इज इक्वल टू,
अब यहाँ पर हमने जो क्वाड्रेटिक फंक्शन अभी पीछे देखा था वो था y इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एक्स स्क्वायर के साथ कुछ भी नहीं लिखा, और जब कुछ नहीं होता तो अंडरस्टूड होता है कि इसके साथ क्या है, 1 है। तो यहाँ पर इसका मतलब है कि ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1, बी की वैल्यू हो जाएगी 3। हाँ, अगर यहाँ पे -3 होता तो फिर वो -b की वैल्यू में हम लिखते हैं, लेकिन क्योंकि +3 है इस वक्त तो इसलिए 3 ही लेंगे नॉर्मली। लेकिन ये याद रखिएगा कि अगर यहाँ पे माइनस होगा तो वो फिर माइनस जो है वो b की वैल्यू में आएगा -3। इसी तरीके से अगर यहाँ पे भी माइनस होगा तो वो c की वैल्यू में काउंट होगा -1, लेकिन इस वक्त +1 है, ठीक है। तो अब इस इक्वेशन में हमने ये चारों चीज़ें बतानी। तो सबसे पहला जो पार्ट है हमारे पास, विच वे पैराबोला ओपन, ये सारी चीज़ हमने क्या करनी है, फाइंड करनी है। और कब हम सॉल्व करते हैं, तो सबसे पहला जो पार्ट है विच वे पैराबोला ओपन, ये कैसे पता चलता है कि पैराबोला जब हम इसका बनाएंगे यानी कर्व बनाएंगे तो उसकी डायरेक्शन अपवर्ड होगी या डाउनवर्ड होगी। तो इसको देखने का इसका सिंपल सा आसान सा तरीकाकार क्या है कि एक्स स्क्वायर के साथ जो ए है या 1, यहाँ पर 1 है ए की वैल्यू, इसकी साइन देखेंगे। अगर तो इसकी साइन प्लस है तो हम कहेंगे कि जी पैराबोला ओपन अपवर्ड, अगर तो इसकी साइन माइनस होगी तो हम बता देंगे पैराबोला ओपन डाउनवर्ड, ठीक है। बस सिंपल जो ए की साइन है उसको देख के हम बताएंगे कि पैराबोला ओपन अपवर्ड या पैराबोला ओपन डाउनवर्ड। तो ए यहाँ पर 1 है तो 1 की साइन क्योंकि प्लस है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पैराबोला ओपन्स अपवर्ड बिकॉज द वैल्यू ऑफ द ए इज़ पॉजिटिव, ए की वैल्यू क्योंकि पॉजिटिव है तो इसकी वजह से पैराबोला ओपन अपवर्ड होगा, ठीक है। अच्छा, फिर दूसरे पार्ट में हम मालूम करेंगे रूट ऑफ द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टेक्स, उसका फार्मूला है। फिर तीसरे पार्ट में हम मालूम करेंगे रूट ऑफ द इक्वेशन, इसका भी हम फार्मूला यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले अब हम बात करते हैं, सबसे पहले ए पार्ट का आंसर लिख देते हैं। द पैराबोला ओपन्स upward because the value of a is पॉजिटिव, ठीक है। सिंपल एक लाइन में इस तरीके से इसका आंसर लिख दें। फिर बी पार्ट है इसका कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टेक्स, कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टेक्स मालूम करते हैं। तो वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट यानी x और y, तो इसका फार्मूला होता है हमारे पास, x का फार्मूला होता है x इज इक्वल टू -b/2a, और y का क्या फार्मूला होता है, -b² -4ac/4a, ठीक है। ये फार्मूला है हमारे पास। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। हेयर a इज इक्वल टू, ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू है 1, बी इक्वल टू, बी की वैल्यू है 3, सी इक्वल टू, सी की वैल्यू है 1। इन तीनों वैल्यूज़ को फार्मूले में पुट करते हैं और आंसर निकालते हैं। एक्स इक्वल टू, माइनस की साइन एज इट इज़ आ जाएगी, बी की जगह पर 3 आ जाएगा डिवाइडेड बाय 2, और ए की जगह पर ए की वैल्यू आ जाएगी 1। इस तरीके से y इक्वल टू, माइनस की साइन एज इट इज़ आ जाएगी। अब क्योंकि ये स्क्वायर है तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक कर्ली ब्रैकेट लगाएंगे और b की जगह पर लिखेंगे 3 और इस पे स्क्वायर लगाएंगे, -4, a की वैल्यू आ गई 1 और c की वैल्यू आ गई 1, a और c दोनों की वैल्यू 1 आ गई, डिवाइडेड बाय 4 इंटू a की वैल्यू आ गई 1। तो सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये हो जाएगा x इक्वल टू -3 2 1 2, -3/2, ये x की वैल्यू आ गई, और y की वैल्यू आ जाएगी, माइनस बाहर वाला एज इट इज़ रहेगा, पहले ब्रैकेट के अंदर सॉल्व करेंगे। 3 का
स्क्वायर हो जाएगा 9 माइनस 4 वन ज़ा 4 और 1 वन ज़ा 4 वन ज़ा 4 4 वन ज़ा 4 9 माइनस 4 डिवाइडेड बाय 4 वन ज़ा 4। तो ये हो जाएगा y इज़ इक्वल टू माइनस, पहले ब्रैकेट के अंदर सॉल्व करेंगे, जो भी आंसर आएगा उसको बाहर माइनस से, तो 9 में से 4 माइनस करेंगे 5 और ये -5 हो गया, -5/4। तो x की वैल्यू आ गई -3/2 और y की वैल्यू आ गई -5/4। तो हैंस द वर्टेक्स द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टेक्स इस, पहले x की वैल्यू लिखेंगे -3/2, फिर कॉमा डाल के y की वैल्यू लिखेंगे -5/4। ठीक है जी, ये हमारा दूसरा पार्ट हो गया कि विच पे पैराबोला ओपन, ये भी हो गया, कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टेक्स भी हो गया। अब तीसरे नंबर पे हम क्या मालूम कर रहे हैं, रूट ऑफ द इक्वेशन। इस इक्वेशन के रूट्स मालूम करने हैं। रूट हमने बताया कि वो पॉइंट जहाँ पे हमारा ग्राफ जो है वो x को कट करेगा, का सी पार्ट अब हम मालूम कर रहे हैं। रूट्स ऑफ द इक्वेशन, रूट्स ऑफ द इक्वेशन को मालूम करने के लिए हमारे पास फार्मूला होगा x इक्वल टू माइनस बी, क्वाड्रेटिक फार्मूला है, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। इसमें स्टूडेंट अक्सर गलती करते हैं कि जो डिवाइड लगाते हैं ना, ये सिर्फ इसके नीचे लगा देते हैं, तो ये गलत हो जाएगा। डिवाइड हमें पूरा शुरू से लेकर आखिर तक लगाना है, क्योंकि ये 2a सिर्फ इससे डिवाइड नहीं हो रहा, इस पूरी टर्म से डिवाइड हो रहेगा। ठीक है, बीच में प्लस और माइनस जो साइन आ रही है, इसका मतलब है कि x, क्योंकि रूट्स ऑफ द इक्वेशन है तो हमारे पास दो वैल्यूज़ आएंगी इसकी। ठीक है, और दोनों वैल्यूज़ किसकी होंगी, x की होंगी। तो क्या हमने कहा कि x एक्सिस पर जहाँ हमारा ग्राफ कट करेगा x एक्सिस को, तो इसलिए क्योंकि वहाँ पे y की वैल्यू तो 0 हो जाएगी, तो हमें सिर्फ x की ही वैल्यू आएंगी रूट्स ऑफ द इक्वेशन में। तो x की दोनों वैल्यूज हम मालूम कर रहे हैं। फिर हम दोबारा से लिखते हैं, हेयर a की वैल्यू थी 1, b की वैल्यू थी हमारे पास 3 और c की वैल्यू भी थी 1। तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, वैल्यूज पुट करते हैं। x इज़ इक्वल टू माइनस b की वैल्यू आ जाएगी 3 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर यानी 3 स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू 1, c की वैल्यू 1 डिवाइडेड बाय 2 इंटू a की वैल्यू 1। x इज़ इक्वल टू -3 प्लस माइनस अंडर रूट 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 माइनस 4 वन ज़ा 4 4 वन ज़ा 4 डिवाइडेड बाय 2 2 वन ज़ा 2। ठीक है, अब x इज़ इक्वल टू -3 प्लस माइनस अंडर रूट 5/2। अब क्योंकि यहाँ पे रूट में अंडर रूट 5 आ गया और अंडर रूट 5 हम मज़ीद फर्दर सॉल्व नहीं कर सकते, इसके फैक्टर नहीं होते, तो इसको हम मज़ीद आगे सॉल्व नहीं कर सकते। ये इसका हमारा यही आंसर हो जाएगा। तो एक वैल्यू आ जाएगी -3 प्लस अंडर रूट 5/2 और दूसरी वैल्यू आ जाएगी -3 माइनस अंडर रूट 5/2। तो x की हमारी ये दो वैल्यूज आ गई। ठीक है, हैंस x कर्ली ब्रैकेट -3 प्लस अंडर रूट 5/2 कॉमा -3 माइनस अंडर रूट 5/2, इस तरह से भी इसको हम लिख सकते हैं। तो -3 प्लस 5/2 एक बार अलग करके लिख दिया और -3 माइनस अंडर रूट 5/2 एक, तो ये दो वैल्यूज़ आ गई रूट्स के, हमारे पास दो x की दो वैल्यूज़ आ गई। ठीक है, ये हमारा इसका आंसर हो गया। अब इसका लास्ट पार्ट जो है वो हमारे पास क्या है, उस लास्ट पार्ट में हमने कैलकुलेट करना है, ग्राफ प्लॉट करना है। ठीक है, ग्राफ प्लॉट करना बहुत आसान है। इसमें हमारी इक्वेशन पहले हम देख लेते हैं, x² + 3x + 1। ग्राफ प्लॉट करने के लिए पहले हम इसकी थोड़ी सी वैल्यूज़ कैलकुलेट कर लेते हैं। हमारी इक्वेशन है y इज़ इक्वल टू x² + 3x + 1। अब हम क्या कर रहे हैं, इसके डी पार्ट में
ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं इसका। जब हम ग्राफ प्लॉट करते हैं तो इसमें हमने करना ही होता है, क्योंकि हमें y की वैल्यू तो मालूम नहीं। तो अब हम यहाँ पे करते हैं कि जो x है इसकी हम वैल्यूज सपोज कर लेते हैं। x की हमें कम से कम ग्राफ प्लॉट करने के लिए 6-7 वैल्यूज़ चाहिए होती हैं। तो हमें इसकी वैल्यूज़ हम नॉर्मली ले लेते हैं -3 से +3 तक। -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, ये सारी वैल्यूज़ जो है ना x की हम लेंगे, तो क्या हमारे पास डिफरेंट पॉइंट्स आ जाएंगे इस पर। तो 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 वैल्यूज़ हमने ले ली हैं x की। और इन तमाम वैल्यूज़ को हम क्या करेंगे, 1 बाय 1 इसमें पुट करते जाएंगे और y की वैल्यू हमारे पास आती चली जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर y की वैल्यू लिखते हैं। x को हम लेते हैं -3 का स्क्वायर +3, और x की जगह पर आ जाएगा -3 + 1। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेंगे। x की ही वैल्यू पहले हमने ली -3, अब इसी तरीके से फिर -2 लेंगे, फिर -1। तो इस तरीके से हम x की सारी वैल्यूज़ लिख के सॉल्व करते चले जाएंगे। ठीक है, तो अगर आप डायरेक्ट कर लेंगे तो अच्छा हो जाएगा। -3 का जब स्क्वायर करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, यानी -3 को 2 बार मल्टीप्लाई करना है। -3 मल्टीप्लाई बाय -3, तो माइनस माइनस प्लस और 3 3 9 हो जाएगा। तो ये हो गया 9 प्लस माइनस माइनस 3 3 9 +1। तो y की जो वैल्यू आ गई हमारे पास कितने आ गई, 9 -9 आपस में तो कैंसिल हो गया, y की वैल्यू आ गई 1। तो x की जब वैल्यू आई -3 तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 1। तो पहले वैल्यू हमारे पास आ गई x y की -3 और 1। ठीक है, इसी तरीके से हम सारी वैल्यूज़, तो आप इसको, ये तो एक मैंने अलग से सॉल्व करके बता दिया। इसको आप अगर डायरेक्ट कैलकुलेटर पे करते जाएंगे तो इसी के आगे इक्वल टू डाल के आंसर लिखते चले जाएंगे। तो अब मैं डायरेक्ट करवाता हूँ। ये पहले मैंने वैल्यू सॉल्व करके दिखा दी। अब हो जाएगा y यहाँ पर, तो आप इसको इस तरीके से कॉलम बना लेंगे। कॉलम बता देता हूँ कि यहाँ पर आपने लिखना है, एक पहला कॉलम बनाना है x का। ठीक है, x के कॉलम में आप लिखेंगे -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3। ठीक है, ये एक कॉलम बना लेंगे x का। अब यहाँ पर ये y की इक्वेशन सॉल्व करने के लिए हम लिख देंगे x² + 3x + 1। तो इसमें जब हम इक्वेशन लिखेंगे तो इसको जब सॉल्व करके तो हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी। जो भी वैल्यू आएगी वो यहाँ पर हम लिख देंगे, और फिर आखिर में हम x और y की दोनों वैल्यू पॉइंट्स बनाकर लिख देंगे। तो इस तरीके से ये एक टेबल हमारा बन जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर y = x² की जगह हो जाएगा -3 का स्क्वायर +3, x की जगह पे -3 +1। फिर y = अब x की जगह पे -2 हो जाएगा, इसका स्क्वायर +3, x की जगह पे -2 +1। फिर y = -1 का स्क्वायर +3 -1 +1, यानी सिर्फ x की वैल्यू चेंज हो रही है, -3 -2 -1 -3 -2 -1। जहाँ जहाँ x है बस वो, बाकी पूरी इक्वेशन सेम सेम हम लिखते चले जा रहे हैं। y = 0 का स्क्वायर +3 × 0 +1। y = 1 का स्क्वायर +3 × 1 +1। y = 2 का स्क्वायर +3 × 2 +1। y = 3 का स्क्वायर +3 × 3 +1। ठीक है, ये सारी वैल्यूज आ गई। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो 3 का स्क्वायर 9 + -9, 9 से 9 कैंसिल हो गया, आंसर आ गया 1। तो x की वैल्यू -3, y की वैल्यू 1, तो इसको यहाँ पे लिखेंगे -3 और 1। ठीक है, इसी तरह 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 ± -3 × 2 6 4 - 6 -2 + 1, ये हो जाएगा -1। अच्छा, और x की वैल्यू आ गई -2 और y की वैल्यू आ गई -1। इसी तरीके से -1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो गया, 3 × 1 = 3, 1 - 3 और +1,
तो ये हो जाएगा -1, क्योंकि 1 में से जब -3 करेंगे तो -2 बचेगा और +1 करेंगे तो -1। ये सिंपल, आपने करना कुछ भी नहीं है, साइंटिफिक कैलकुलेटर पे पूरा का पूरा फंक्शन एज इट इज़ लिखना है। और क्योंकि कैलकुलेटर से आप करेंगे इसलिए मैं डायरेक्ट इसको कर रहा हूँ। x की वैल्यू भी -1 और y की वैल्यू भी -1, हो गया 0, ये 0 हो गया, ये आ गई 1, तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारी 0 और 1, 1 और 3, 3 और 1 4 और 1 5, 1 और 5, 4, 3 to the 6, 10 और 1 11, 2 और 11, 9, 3 3 the 9, 9 और 9 18 और 1 19, तो ये जाएगा 3 और 19। ठीक है जी, ये इस तरीके से हमने एक चार्ट बना लिया। अब यहाँ पे करना क्या है, अब हमने देखना ये है कि इसको अब हमने क्योंकि ग्राफ पे प्लॉट करना है, तो ग्राफ पे प्लॉट करने के लिए सबसे पहला काम हमने ये करना है कि ये देखना है कि x की जो सबसे छोटी वैल्यू तो हमने ली थी -3 और सबसे बड़ी वैल्यू ली थी 3, इसका तो कोई मसला नहीं है। लेकिन y पे हमने देखना है सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है और सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है। तो y पे क्योंकि सबसे छोटी वैल्यू हमारे पास आ रही है -1 और सबसे बड़ी वैल्यू आ रही है 19, तो इसका मतलब y पे हमें माइनस में तो कम जगह चाहिए लेकिन प्लस में हमें ज़्यादा जगह चाहिए, क्योंकि हमारे पास वैल्यू 19 आ रही है। तो जब हम इसका ग्राफ बनाएंगे, नेक्स्ट पेज पे बनाते हैं, तो उसमें हम y के लिए ज़्यादा जगह छोड़ेंगे। अच्छा, x एक्सिस के लिए तो नॉर्मल जगह ले लेंगे, कोई मसला ही नहीं है, क्योंकि उसमें तो -3 से +3 तक वैल्यूज़ आनी है। लेकिन y में माइनस में बेशक एक वैल्यू, लेकिन x जो है हमें वैसे ज़्यादा वैल्यू चाहिए होगी प्लस में। तो अब अगर देखें 1 2 3 4 5 6 7 8, सॉरी मैंने लगता है कि वैल्यू क्या लिया है यहाँ पे, 3 का स्क्वायर 3 3 the 9 और 3 3 the 9, 9 और 9 18 और 119, सही है। तो जी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, अच्छा 13 तक आ रहा है ना। तो अब इसको और एक्सटेंड कर देते हैं, या मैंने ये इसको वैल्यू कम कर लेता थोड़ी सी, वन 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, ठीक है। हमने इसको क्योंकि जगह के हिसाब से एडजस्ट कर दिया है। तो ये -1 -2, तो ये y की वैल्यू आ गई -1 -2, आगे की तरफ लिख देते हैं -1 -2, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, और ऊपर तक जाना ज़रूरी नहीं है, ठीक है। ये क्योंकि आप तो पेंसिल स्केल से बाकायदा लाइंस ड्रॉ करके प्रॉपर बनाएंगे, मैं इस वक्त रफ वर्क बना रहा हूँ। 1 2 3 1 2 3 -1 -2 -3 -x हो जाएगा, ये +x हो जाएगा, ये +y और ये -y, 1 2 3। अच्छा जी, अब हम आते हैं अपने चार्ट पे और उसके हिसाब से जैसे जैसे हमें वैल्यूज़ हैं उसके हिसाब से हम पॉइंट प्लॉट करेंगे, ठीक है। तो पहला जो पॉइंट आ रहा है हमारे पास x के -3 और y का 1, तो यहाँ पर अब हम देखेंगे x का -3 ये है और y का 1 ये है, तो यहाँ पर हमने क्या करना है, एक पॉइंट लगा दिया। इसी तरीके से दूसरा देखेंगे -2 और -1, x का -2 और y का -1, -1 ये है और -2 ये है, ठीक है, ये पॉइंट हो गया हमारे पास। इसी तरीके से -1 -1,
एक्स का -1 और वाई का -1, ये एक्स का -1 और ये वाई का -1, ये एक और पॉइंट हो गया हमारे पास। 0 और 1, 0 एक्स का एक्स और ये वाई का 1, ये एक्स का 0 था, ये वाई का 1 था, तो 1 पे पॉइंट लगाएगा, एक्स 0 और वाई के 1 पे पॉइंट आएगा। अच्छा जी, फिर 1 और 5, एक्स की वैल्यू 1 और वाई की वैल्यू आ जाएगी 5, ठीक है, ये 5 और ये 1। फिर 2 और 11, एक्स की वैल्यू 2 और वाई की वैल्यू 11, 2 और 11 यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा। और लास्ट है 3 और 19, एक्स का 3 और वाई का 19, ये 3 और ये 19, ठीक है। इसको पूरा आपने मेजरमेंट करके बनाना है। मैं इस वक्त जल्दी जल्दी रफ आपको एक जैसे स्केच दिखा रहा हूँ। और इसके बाद अब क्या करना है, इन तमाम पॉइंट्स को आपने इस तरह से ड्रॉ कर देना है, ज्वाइन कर देना है तमाम पॉइंट्स को, तो ये हमारा पैराबोला जो है वो बन जाएगा, ठीक है जी। ये करना था इसमें हमने, ये पैराबोला ओपन अपवर्ड, पहले आंसर में हमने लिखा था पैराबोला ओपन अपवर्ड, तो यहाँ पे हमने ये बता भी दिया कि पैराबोला ओपन अपवर्ड हो गया। तो ये चैप्टर हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। इसकी नेक्स्ट वीडियो में मैं कुछ और क्वेश्चंस आपको एक सॉल्व कर दूंगा रैंडमली बीच बीच में से एक्सरसाइज के, ताकि रिव्यू हो जाए चैप्टर का। और आज की वीडियो यहीं तक, फिर उसके बाद हम फिर नेक्स्ट चैप्टर्स का स्टार्ट करेंगे, ठीक है। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें और अपने दूसरे फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।